बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पहले तो सिर्फ ये एक तनाज़ा था मगर अब ये मुतनाज़े हो चुका है। आर्टिकल 63A नजर सानी का केस, इसमें हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर आमने सामने आ चुके हैं। निहायत ही सख्त मतन पर मुश्तमिल एक ही दिन में दूसरा खत भी लिख दिया गया है। अदालती महाज पर जारी ये जो आपस की लड़ाई है ये किस हद तक जाएगी, आज बड़ी तफसील के साथ हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। मगर तहरीक इंसाफ समझती है कि अदालतों का दिफा वो करेंगे और अदलिया के दिफा के लिए इस वक्त शहर शहर में एहतजाज और मुजाहरों का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। मगर मौजूदा हुकूमत कहां पे खड़ी है, क्या कर रही है हुकूमत, ये हम आज आपको बताएंगे कि हुकूमत बेसिकली क्या कर रही है। मगर इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि सलमान शहबाज के IPP समेत 5 ऐसी IPPs हैं जिनकी अयाशी के लिए, या आप कह सकते हैं कि गन्ने के फुजले से जो वो बिजली पैदा कर रहे थे, उन कारखानों को 20 अरब रुपए की अदायगी की पहली किस्त, ये सिर्फ पहली किस्त है जो जारी हुई है, इसकी तफसील भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, अगर आज पूरे दिन का खुलासा मैं आपके सामने रखूं तो अदालत में आपस की एक लड़ाई जारी है और अदालत के लिए PTI एक लड़ाई लड़ रही है सड़कों के ऊपर, और हुकूमत अपनी अदालत लगाने के लिए एक लड़ाई लड़ रही है। मुझे ये बताइए, ये मुमलकत खुदादाद के मामला चलाए जा रहे हैं या कोई तमाशा लगा हुआ है ये पाकिस्तान के अंदर? मैं ये जो मुकामी इतनी सारी जंगें आपने गिनवा दी है ना, उससे पहले ज़रा एक और जंग का जिक्र कर दूं कि जो कि खित्ते की जंग और पता नहीं कितनी बड़ी जंग बन सकती है, वो है मिडल ईस्ट की जंग, कि वहाँ पे अब लेबनान तक वो फैल चुकी हुई है। इसराइल की गाज़ा से आगे जंग, फ़लस्तीन से आगे चले गए हैं और अब वो बातें कर रहे हैं कि ज़मीनी हमला लेबनान का। और उसके बाद सबसे बड़ा वहाँ सवाल ये है कि ईरान क्या करता है। अगर ये ईरान भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो ये फिर आप देखें हमारे बॉर्डर तक जंग आ गई। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है ना, तो ये हमारे बॉर्डर तक ये जंग है और ये एक पूरी दुनिया उसके मुतल्लिक फ़िक्रमंद है। यूक्रेन के मुतल्लिक फ़िक्रमंद है कि वो भी बढ़ती जा रही है कि उनके इकॉनमी पे, उनके मुल्कों पे क्या असरात पड़ेंगे। और हमारी अंदरूनी जंगें ही नहीं ख़त्म हो रही और यहाँ जो मार्केटाई चल रही है। ये दिन भी देखना था कि यूनाइटेड नेशंस में वहाँ पे इंडिया के वज़ीर ख़ारिजा ने वो ताना दिया इनको इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है, इनकी जो मुआशी हालत के, वो हमारा मजाक, हमारे दुश्मन हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि ये क्या है। और ये मजाक नहीं तो और क्या है। मुझे लगता है कि चीज़ें ना अभी अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रही हैं। अभी ये जो है ना एंड गेम, इधर वे कट्टी कट्टा कुछ ना कुछ निकल जाएगा। मगर पहले सड़कों की जंग कर लें कि सड़कों की ये जो पिंडी का एहतजाज था, PTI की ये स्ट्रेटजी कि वो पहले वो जुलूस मांगते थे, नहीं मिलता था, NOC नहीं मिलता था, तो ये एहतजाज वाला जो है ना कार्ड, ये बड़ा ही खौफनाक है। क्योंकि जो पिंडी में हुआ पूरा शहर ही इन्वॉल्व था, बंद था और बड़ी गोलियां ना करीब से गुजरी है। एक तो लिटरल गोलियां, एक मुहावरतन गोली करीब से इसलिए गुजरी कि आप देखें बड़े एक बहुत ज़्यादा खाना जंगी खुदा न खास्ता हो सकती थी ना, कि एक सूबे का एक वज़ीर आला लीड कर रहा है, उसके साथ उसकी फोर्स भी है, यूनिफॉर्म्ड लोग भी हैं, इधर से पंजाब की और वफाक की फोर्सेस हैं। अगर ये कहीं टकराव हो जाता, गोलियां आपस में चल जाती या कुछ भी हो सकता, या हम रोज़ रिस्क ले रहे हैं। इससे सूबों में नफाकी नहीं, वफाक और सूबों में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो ये एक रिस्क है और आगे ये दोनों तरफ से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपने इब्तदाइये में दिखाया अलीमीन गंडापुर साहब का कि एक गोली का जवाब वो 10 गोली से देंगे और वो भी बिल्कुल कह रहे हैं क्योंकि उनको जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो ये आगे वो एहतजाज उन्होंने 3 शहरों में गालबन कर दिया। बुध वाले दिन वो फैसलाबाद, मियाँ वाली और बावलपुर शायद करने जा रहे हैं। अब मियाँ वाली में याद रहे एयर बेस भी है, वो उनका इमरान खान का अपना हल्का भी है। फैसलाबाद हमारी जो है इंडस्ट्री का हब है, तो बावलपुर जो है बॉर्डर के ऊपर है। तो हर जगह के अपने ख़तरात हैं और दोनों तरफ से मैंने कहा ना कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। PTI समझती है कि अगर उन्होंने ये ना किया, आज इमरान खान की हमशीरा का भी यही बयान है, तो शायद ये मिलिट्री कोर्ट्स में उनको टांग देंगे। हाँ। तो इसलिए वो भी पीछे नहीं हट रहे।
पर हुकूमत भी यहाँ से बिल्कुल नहीं हट रही कि वो इन्होंने, मैं समझता हूँ एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स, पहले जलूस वाला ठीक था, इजाज़त दे दी करते तो क्या था, अब वो ज़बरदस्ती एहतजाज क्या है, पूरा शहर है, अब एक जुलूस की एक जगह पता होती है किस रूट से जाना है किधर से नहीं जाना, ये जो से ज़्यादा टाइम पे भी ख़त्म करवाते रहे। अब पूरा शहर पे कितनी जगह का ही तय उन्होंने किया था, ये अलग बात है कि जगह पुलिस कितनी जगहों पे जाके वो करेगी। और फिर जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स हुआ कि अब उनको जो है 196 780 के केसेस कर दिए गए हैं जो कि नाकाबिले ज़मानत हैं और वारंट की भी ज़रूरत नहीं है पड़ती इसमें। और मैं समझता हूँ वहाँ पे ख़ास तौर पे एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स पे जो ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया, ख़ास तौर पे वो जो 80 साला बुजुर्ग खातून रोशन बीबी, शुक्र है उनको बाद में छोड़ दिया, मगर फिर भी कोई लिमिट होनी चाहिए जो है, और ये कारगर नहीं हो रही दोनों तरफ से। जो जब इस तरह का होगा और आगे एससीओ समिट भी आ रहा है, ये मलेशिया के शायद आज़म भी आ रहे हैं और दुनिया देख रही है, एक तमाशा सा बना हुआ है। और दूसरा ये तो सड़कों की सूरत हाल है जो कि वो है, जो दूसरा असल अदालत के अंदर जो जंग चल रही है कि वहाँ पे ख़तों की आपस में जो एक्सचेंज चल रहा है और रेस लगी हुई है, यहाँ पे एक रेस है। और शायद इस वक्त सबसे बड़ा आज का सियासी सवाल अब का ये है कि रेस ये है कि 25 अक्टूबर से पहले कौन जीतता है। क्या जो है वो आईनी तरमीम पास करवा लेते हैं, बाय हेल्टर स्केल्टर, जिस तरह मर्जी जो भी करके जैसे करके, या वो कामयाब करवा लेते हैं, या उससे पहले जो है फायद ईसा साहब घर चले जाते हैं। क्योंकि अगर दोनों साइड्स पे स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और वो पूरी कोशिश की जा रही है कि मौलाना के बगैर जो है, और मौलाना हॉट एंड कोल्ड वो रहते नरम गरम रहता है। दरमियान में मुलाकात जब साफियों से की उस वक्त ये लग रहा था कि वो थोड़ा सा टिल्ट उनका आईनी तरमीम की तरफ है। अब उनका बयान बड़ा आ गया कि जनाब ये इसकी अहलियत ही नहीं है, ये इनकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, ये एक मुतनाज़ा पार्लियामेंट है, इस तरह की तरमीम ये नहीं कर सकती। मगर अभी भी वो कह रहे हैं कि वो अभी भी आईनी अदालत के हक में हैं कि किसी हद तक फिलहाल मौलाना नहीं है, लिहाजा वो बाकी फिर हरबे हैं अदालत के जरिए पूरे करवाने के। और 63A का एक केस लग गया, उसके अंदर साथ में उसके बैकग्राउंड में जो हुआ, पहले ही एक ख़तों का एक्सचेंज चल रहा था। पहले मंसूर अली शाह साहब ने बेंच की तरीक़ाकार तब्दील करने पे लिखा, उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब ने लिखा, तो फिर आज मुनीब अख्तर साहब का एक जवाब आ गया। मगर असल में उस जवाब के अंदर तो पिछला जो एक ख़त था जिसके अंदर उन्होंने एतराज़ किया और उसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी करते हैं, मगर अभी लेटेस्ट ये है कि कुछ टाइम पहले उनका एक दूसरा खत आया। एक ही दिन में 2 खत हैं जी, सुप्रीम कोर्ट में आज जब वो नहीं बैठे तो बेंच की कार्रवाई हुई और उसका एक हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा है, अब दूसरे ख़त के अंदर, दूसरा ख़त क्योंकि लेटेस्ट है उसको पहले टेकअप कर लेते हैं, कि उसमें उन्होंने कहा है कि बुनियादी तौर पे कि जनाब बेंच नामुकम्मल था तो ये इसकी प्रोसीडिंग्स कैसी होगी और हुक्मनामा कैसे जारी हो गया। हुक्मनामा मेरे बगैर, मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरे दस्तखत नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि पहले ज़रा स्टोरी ले लें, तफसीलात ले लें, फिर उसके ऊपर तजिया करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हमारे 92 न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट और कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब बशीर, वो मौजूद है। बहुत शुक्रिया साकिब, थैंक यू सो मच। रिपोर्टर तो से बहुत आगे जाके, बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और कोर्ट रिपोर्टर हैं, कोर्ट को कवर करते हैं। तो साकिब पहले तो अभी लेटेस्ट वहाँ पे ये वॉर ऑफ लेटर्स जो चल रही है, आज की जरा समझाएं कि आज क्या हुआ वहाँ पे। आज एक तो तकरीबन 20 मिनट के बाद बेंच आया और ये एक तवक्को थी कि कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो बेंच जैसे ही आया तो एक कुर्सी खाली छोड़ी गई चीफ जस्टिस काजी फाइसा की राइट साइड पे, और उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बैठ गए। ये वैसे काफ़ी हैरान कुन था। हमने पहले टॉक शोज़ में देखा था कि कुर्सियां जो है वो खाली छोड़ी जाती थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में देखा कि दरमियान में एक कुर्सी जो है वो खाली छोड़ दी गई। अगरचे जब उमूमी तौर पर जब बेंच मुकम्मल ना हो तो वो जजेस बैठते ही नहीं है और फर्दर उस पर अगर रिकॉन्स्टिट्यूट होना है। रेसिस्ट नहीं कर पा रहा कि टॉक शोज तो ऐसे ही बदनाम है, जो असल टॉक शोज तो आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हो रहे हैं। प्लीज जी जी।
तो वो बेंच बैठता ही नहीं है, लेकिन वो आगे बैठ गए और उन्होंने बताया कि पहले 63A में क्या था और बेंच की और अब क्या है, बेंच जो तश्कील दिए गए। तो उसके बाद उन्होंने जब पूछा, जो मुतलका लोग थे वहाँ पे, शहजाद शौकत साहब जो एहसन बून साहब के वकील हैं, सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तो उन्होंने बताया कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर है, अभी उन्होंने ख़त लिखा है और ख़त में उन्होंने जो ऑपरेटिव पैराग्राफ था वो उन्होंने पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आज उनको रिक्वेस्ट करेंगे वो बेंच में आ जाएं, अगर नहीं आते तो कल 11:30 बजे दोबारा हम आएंगे, और वो ना आए तो मामला कमेटी में जाएगा, कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट करेगी बेंच, और उसके बाद ये केस जो है वो दोबारा सुना जाएगा। ये बात उन्होंने की, लेकिन बैरिस्टर अली जफर वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने टाइम लिया तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 पॉइंट्स हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जब जो ऑर्डिनेंस के बाद भी अगर तस्वर कर लिया जाए कि ऑर्डिनेंस आ चुका है तो कमेटी 3 मेंबरान पे है, तो 2 मेंबरान अगर बैठकर करते हैं तो कमेटी तो मुकम्मल ना हुई, बेशक मेजॉरिटी है, लेकिन ये एक चीज़ है। उन्होंने कहा कि ये मामला अगर फुल कोर्ट बैठकर देख ले ऑर्डिनेंस का मामला तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरा, उन्होंने इमरान खान साहब की जानिब से अपना वकालतनामा भी उन्होंने कहा कि हमने देना है, तो जो तस्दीक नहीं हुई अडियाला जेल से, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं, आपका हो गया, लेकिन कल हम जो है वो आएंगे। और फिर ख़त के मुदरजात आ गए, जिसमें एक तो जस्टिस मजहर आलम मियां खेल जो एडहॉक जज हैं, उन्होंने ये लिखा है कि एडहॉक जज के हवाले से जो कमेटी थी प्रीवियस, उसने एक तय कर लिया था कि उनके पास कौन से केसेस लगेंगे, तो इसलिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स या इस तरह के पॉलिटिकल मैटर्स में बैठाना जो है वो दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने कहा कि एडहॉक जज को तो वैसे भी ये हमने तय किया हुआ है, तो वो आप नहीं बैठा सकते। और दूसरा, उन्होंने उनको याद कराया चीफ जस्टिस को कि 19 जुलाई को जो प्रपोज किया था अपने बेंच, वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखे, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये 3 जजेस थे, और 2 पुराने जस्टिस मुनीब और जस्टिस जमाल खान मंदोखे। मैं चाहूं 4 इसके अंदर इश्यूज छोटे, अगर आपकी इजाजत तो हम ऐड साथ अपने कर लेते हैं। इस वक्त बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। जी प्लीज। मैं अगर साकिब आपकी इजाजत से बैरिस्टर साहब के पास जाता हूँ। बैरिस्टर साहब, ये जो एक्सचेंज वॉर ऑफ लेटर्स चल रही है, आज के अंदर जो 4 इश्यूज आए ये खतों के अंदर, एक ये हुआ इशू है कि रिक्यूज़ल का, कि उन्होंने मुनीब अख्तर साहब ने, जज साहब ने अपने ख़त में ये लिखा है कि मेरे इस बेंच से ना बैठने को मेरा रिक्यूज़ल ना समझा जाए, मैंने रिक्यूज़ नहीं करवाया। तो वो एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये ऐसा हो सकता है, अदालत क्या उससे बेंच मफलूज हो जाता है, नहीं हो जाता। दूसरा कि वो ऑथर जज हैं और ऑथर जज का ना बैठना ये क्या एक अखलाकी सवाल है या कानूनी है। तीसरा कि रिटायर्ड जज के ऊपर उन्होंने कहा जी उनको एक बिठाया गया है इसके अंदर। और चौथा, उनका जो सेकंड लेटर आया उन्होंने कहा जी बगैर बेंच के हुक्मनामा। काफ़ी सारे लंबे हो गए, मैं कह रहा हूँ आप टेक योर टाइम कि इन चारों पे अगर आप बता सकें हमें। सबसे पहले जो है ना जी, वो हमें ये चीज़ देखनी होगी कि इसका जो लीगल पैमाना है जिसके ऊपर इसको जज करना है वो क्या है। लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जो फिक्सेशन का प्रोसेस है जो पहले था वो भी 3 मेंबर बेंच था। दोबारा ऑर्डिनेंस के थ्रू एक अमेंडमेंट लाई गई और कहा गया कि जी 3रा मेंबर चीफ जस्टिस साहब अपॉइंट कर सकते हैं, बट एट नो स्टेज ये नहीं कहा गया कि जो 3 मेंबर हैं उसमें से 2 बैठे हों, 1 बैठा हो, कोरम ही होगा। कोरम जो है वो 3 का 3 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट वेरी कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग, क्योंकि उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जब उनको पता लगा कि इस किस्म की इनवैलिड या आई वुड से अनलॉफुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच हुई है, तो उन्होंने थ्रू अ लेटर, वो ये काम भी कर सकते थे जो काजी साहब ने खुद किया था कि कोर्ट में आके तो एकदम खड़े हो गए और वापस चले गए, लेकिन उन्होंने, चूंकि वो इज अ डिसेंट मैन, उन्होंने उस डिसेंसी को एक्सरसाइज करते हुए एक लेटर लिखा और उसमें ये सारी की सारी कानूनी पेचीदगियां हाईलाइट की। और रिक्यूजल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बस ये कि लेटर की जुबान जो है बैरिस्टर साहब, मैं थोड़ा सा सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेटर की ज़ुबान जो है जिस तरह फाइज ईसा साहब की जो थी वो बहुत सख्त थी। उसके मतलब उन्होंने कहा जी वो स्मेयर कैंपें ज़्यादा लग रही थी और अपनी सेल्फ एजुलेशन, अपनी तारीफ़ें ज़्यादा की हुई थी, मगर बाकी वो लीगल उस पर रहे। उन्होंने कहा जी लीगल तो जवाब दिया नहीं है, मगर टोन एंड टेनर वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट चीफ जस्टिस साहब हैज़ रिटन। जी सर, मैं सर उस खत का तस्करा कर रहा था जो बेसिकली जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रिक्यूजल नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मंसूर अली शाह साहब की 2019 की जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि जितना मर्जी डिसएग्रीमेंट हो बिटवीन द बेंच,
जिस मर्जी हाइट पे जाके वो डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी मेंबर को उस बेंच से निकाल दिया जाए। वंस अ बेंच इज कॉन्स्टिट्यूटेड, फिर वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स से खत्म नहीं कर सकते। नंबर 3, जो तीसरी बात है कि ये बेंच वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था, जिसको मुनीब साहब ने कहा, और मुनीब साहब का एक दूसरा खत भी सरफेस पर आ गया रिकॉर्ड पर, और उस खत में ये बड़ा क्लियरली कहा गया है कि जब मैं बेंच के अंदर बैठा हुआ ही नहीं था तो जो 5वें शख्स का उसमें जगह लिख दी गई और जो खाली छोड़ी गई है, तो ये कैसे वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच है? और अगर इसको मान भी लेके 4 जजेस जाके बैठे हैं तो ये एक जुडिशियल बेंच नहीं सब तस्वर होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग तो जरूर हो सकती है, क्योंकि बेंच 5 का कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। रिक्यूजल जो आपको मैंने बताया वो उन्होंने इसलिए किया ताकि उनको इसमें से निकाल ना सके। इस सारी चीज का जो सिनॉप्सिस है जी, वो ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जो कि काजी फैज़ ईसा साहब का बड़ा पसंदीदा कानून था, उस कानून को चेंज करने के बावजूद इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस वो अभी तक जो है सही तरह फॉलो नहीं किया गया। और ये वो कानून है जिसको काजी साहब जो है वो पसंद किया, और उन्होंने ऑफ कोर्स उसके ऊपर जजमेंट भी अपनी दी। उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि 3 के 3 मेंबर्स इकट्ठे जरूर बैठे हों, जो कोरम पूरा हो जिस टाइम पर इसकी फिक्सेशन। और साथ साथ काजी साहब जाते जाते एक जो काम और कर गए, उन्होंने कहा जी कि हम उनके सामने ये रखेंगे और अगर वो नहीं मानते तो कल हम बेंच दोबारा कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे। ये कल की डेट, ये कल की बेंच की रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी की सारी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत होनी चाहिए। ये काजी साहब ने रोल कैसे खुद अस्यूम कर लिया, या इवन 4 मेंबर्स बेंच ने भी ये रोल कैसे अस्यूम कर लिया कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है उसकी अंदिया यहाँ पर बैठे बैठे दे देंगे, जबकि उसके 2 मेंबरान जो है वो वहां पर मौजूद ही नहीं है। सही जी साकिब, ये अब हमें एक्सप्लेन करें कि अब एक क्राइसिस तो है कि चीफ जस्टिस साहब का लेटर आ गया है, मगर उसके प्रोसीजरल लैब्स के ऊपर जो है मुनीर अख्तर साहब ने, जज साहब ने ख़त लिख दिया है कि जनाब ये, और वो मंतकी तौर पे समझ भी आता है कि वो बेंच का हिस्सा नहीं है, तो वो हुक्मनामा कैसे हो गया। तो अब कल क्या होने जा रहा है? कल जो है वो बज़ाहिर, क्योंकि चीफ जस्टिस ने भी कहा था और अभी खबरें आ रही हैं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसका इजलास होगा, और उस इजलास में मुतवक्को तौर पर नया बेंच, मतलब 4 जजेस ऑलरेडी मौजूद हैं, तो 5वें किसी भी जज को उसमें शामिल करके कल 11:30 बजे जो है वो समाअत होगी। और अगर ये बेंच नया तश्कील दे दिया जाता है तो फिर कल 11:30 बजे समाअत अगर शुरू होती है उसमें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इसमें फ्रीक हैं तो उनको नोटिस भी होने हैं। तो ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर का जो खत है जिस पे उन्होंने उसकी वैलिडिटी के ऊपर इस हुक्मनामे की कि ये इशू नहीं था हो सकता, उसको वो डिसरिगार्ड कर देंगे, फेंक देंगे कूड़े के डब्बे में, क्या करेंगे? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 23 सितंबर की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग थी उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, वो कमेटी में मौजूद भी नहीं थे, उनकी मौजूदगी के बगैर ही 2 मेंबर बैठे, उन्होंने इजलास कर लिया। और कल भी ऐसा ही लगता है, वगरना तो ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि 3 मेंबर होंगे, मतलब कोरम पूरा होना ज़रूरी है। वो जो है वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी तो मामला बाद का है, कोरम भी पूरा नहीं हो रहा। 23 का इजलास भी हो गया है और कल भी इसी तरह इजलास होने का इम्कान मौजूद है। और वो जो आज खतूत लिखे गए हैं, अगर जो जुडिशल ऑर्डर पे उन्होंने इतराज़ात उठाए हैं, उनका नाम ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंट में, और नीचे जो जहाँ पे दस्तखत होते हैं वहाँ पे भी चीफ जस्टिस प्लस 4 जो जजेस जो है वहाँ उनके नाम मौजूद हैं। तो उससे ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि पहले तो वो 4 जजेस जुडिशल ऑर्डर कर नहीं सकते थे, जो किया है उसमें भी जस्टिस मुनीब अख्तर की हाजिरी लगा दी है। तो ये पॉइंट है, लेकिन इसमें जो कल इंटरेस्टिंग जो चीज़ सामने आ सकती है, अगर नया बेंच बन गया 11:30 बजे, तो उसमें क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें नोटिस होने हैं, तो इब्तदाई तौर पर जो जजमेंट है वो सस्पेंड भी हो सकती है कि मुअत्तल कर दी जाए जजमेंट, और उसके बाद जो है वो नज़रसानी, ये एक पॉसिबिलिटी है। और अगर जजमेंट सस्पेंड हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि 63A में जो वोट काउंट करने का जो मामला, उनका वोट काउंट नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएगा और वो सिर्फ नायल ही रह जाएगी जब तक कि ये केस जो है वो डिसाइड नहीं होता। तो ये एक नई सिचुएशन जो है वो कल साहब यहाँ पे एक रेस लगती है कि आईनी तरमीम पहले पास होती है या जज साहब, चीफ जस्टिस साहब रिटायर होते हैं, उसके लिए कुछ भी यहाँ हो सकता है या हो रहा है हमारे सामने। तो क्या आपको लगता है कि एक तो फटा ये पास भी फॉर एग्जाम्पल अगर 63A का आ जाए और डिफेक्शन हो जाए तो वो भी अदालतों पे इल्ज़ाम होगा अगर इसको मिसयूज इसका हुआ, और टाइमिंग क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ जी कि बिल्कुल टाइमिंग जो है वो किसी भी कानून में, लेजिस्लेशन में, जजमेंट में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये देखिए 2.25 साल से यहीं पर पड़ा हुआ था,
काजी साहब इसको पहले भी उठा सकते थे, अब इसको अगर अचानक उठाया गया, मैं इस चीज पर बात नहीं करूंगा कि किस वजह से उठाया जा रहा है, बट बज़ाहिर जो तासुर आ रहा है कि जब आईनी तरमीम एक फेल हुई है, तो फेल होने के बाद अब लेट से अगर 63A का फैसला आ भी जाता है, ये भी बताना चाहिए आपके प्रोग्राम में बड़ा जरूरी है कि ये जो 63A है जिसके ऊपर इतनी लड़ाई झगड़ा और इसको कहा जाता है कि बड़ा बुरा फैसला, ये फैसला पहली बात है क्या और अब ये करने क्या जा रहे हैं। ये फैसला बड़ा क्लियरली ये है कि 18वीं तरमीम में 63A को जब इंक्लूड किया गया था, उसकी पार्लियामेंट्री डिबेट्स मौजूद है जिसमें रजा रब्बानी साहब की बड़ी लंबी डिबेट्स मौजूद है, जिन्होंने कहा था कि वोट कभी डालना तसव्वुर ही नहीं होगा। उसी डिबेट को इंटरप्रेट करते हुए 5 मेंबर में से 3 जजेस थे, उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट की इंटेंट है, हमारी इंटेंट नहीं है, लिहाजा इसको हम इस तरह इंटरप्रेट करते हैं। अब ये जो इस तरफ बात जा रही है वो ये लग रहा है कि कहा जा रहा है कि ठीक है वोट डलते हैं, लेकिन वो बाद में डिस्कार्ड ना और उसका कॉन्सिक्वेंस डिस्क्वालिफिकेशन हो। ये है जो कल या जब भी ये जो नजर आ रहा है बज़ाहिर जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आता है वो किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि अगर ये हो भी जाता है फैसला और कल को आईनी तरमीम प्रेजेंट होती है, तो मेंबरान की अपनी इंडिपेंडेंट राय होगी। मैं समझता हूं कि जो पीटीआई के लिए या पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स के लिए आइडियल होगी चीज वो ये होगी कि जैसे ही आईनी तरमीम फ्लोट होती है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाए और उस पिटीशन में ये कहा जाए कि ये मेंबरान जो हैं ये सारे के सारे अपना फ्री कंसेंट बिफोर द कोर्ट एक्सप्रेस करते हैं कि हम इस आईनी तरमीम के अगेंस्ट वोट करेंगे, और उसके बाद अगर कोई इस किस्म की चीज जोर जबरदस्ती होती भी है तो वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। वरना कोशिश ये की जाएगी कि वो जो 41 मेंबरान है या ना भी, अब तो फिर तो सारे जिसे कहते हैं ना, एनीबॉडी हैज द फ्री विल टू वोट, अगर 63 का फैसला अस्यूमिंग उल्टा हो जाता है तो ये सारी की सारी जो है बॉल गेम चल रही है। बट आई थिंक कि ये इतनी सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जो जस्टिस मुनीब साहब ने काम किया ना जी, ये जो नोट को कोशिश की है उस पर लगवाने की, रिकॉर्ड पर तो आ गया क्योंकि इस वक्त पब्लिक में सर्फेस कर रहा है, ये कल को किसी ना किसी स्टेज पर इस प्रोसीडिंग्स में गले पड़ेगा अगर ये फर्ज करें 63A के ऊपर कोई फैसला आ भी जाता है, बिकॉज इट हैज बिकम पार्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। दिस बेंच वाज नॉट वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड। इस बेंच के जो ऑर्डर्स बज़ाहिर अभी तक नजर आ रहे हैं वो बेंच के ऑर्डर्स नहीं नजर आ रहे, वो जुडिशियल ऑर्डर्स नहीं नजर आ रहे, तो इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट इफ दे पास अ जजमेंट तो दैट जजमेंट विल आल्सो नॉट स्टैंड इन द फील्ड, अगर ये इसी तरह प्रोसीडिंग्स चलती रही और जस्टिस मुनीब वाली जो सिचुएशन है उसको क्लियर ना किया गया। जी साकिब के अब डिपेंड करता है, जो मूव्स की बात इशारा कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, ये डिपेंड करता है ये 25 अक्टूबर से डेट बड़ी घूम फिर के 25 अक्टूबर आ जाती है। रेस है एक कि दोनों तरफ से जो है ना वो कोशिश है कि वो जीतते हैं या वो जीतते हैं। इस दौरान में ये जो पहले एक मुनकसिब नज़र आ रही थी हमारी वकीलों की कम्युनिटी, ये 317 जो वकीलों का, ये क्रीम ऑफ पाकिस्तान है, सीनियर तरीन एक्स ऑफिस बेरर, तमाम ही बड़े लोग इसके अंदर शामिल हैं। इतना खौफनाक किस्म का उनका ये ख़त आ जाना और उनका ये रिक्वेस्ट करना कि जनाब वो जज को जो भी लगेगा उसको पीसीओ तस्वीर किया जाएगा, और वो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, तो ये वकीलों की तरफ से तो बहुत सख्त आ गया। उसके बावजूद आपको लगता है कि ये आईनी तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ ये सिलसिला जारी रहेगा? जी, ये असल में जो वकला हैं उसमें इलेक्टेड जो बॉडीज़ हैं उनका बड़ा अमलो दखल होता है। अगरचे ये 317 ये वकला हैं, इससे कबल भी 2 दफ़ा जो है वो खतूत इस किस्म के लिखे गए हैं और ये ख़त सबसे सख्त जो है वो ख़त लिखा गया है। लेकिन वकला में जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो जो जब से अप्रैल 2022 से हम देख रहे हैं ऑनवर्ड आज़म नज़ीर तारड़ साहब के ग्रुप से आ रहे हैं और वो गवर्नमेंट के साथ ही खड़े होते हैं। अभी रिसेंटली भी जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब आए उनके इजलास में तो उन्होंने ये गिला तो किया कि आपने ड्राफ्ट हमें भी नहीं दिखाया, फिर बात ये ख़त्म हो गई कि ठीक है आप जो है वो 7 रुकनी कमेटी बनाएं और देख लें और तरमीम। तो ऐसे लगता है इलेक्टेड बॉडीज़ दो जाएंगी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बार है, इसी तरह बलोचिस्तान बार काउंसिल है, इसी तरह कराची बार एसोसिएशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, और ये जो वकला है ये बैरिस्टर्स का ग्रुप है या जो साबिक जो रहनुमा है वकला के, वकला तहरीक के, बल्कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा के जो वकील रहे हैं मुनीर मलिक साहब हैं, फैसल सिद्दीकी, बड़े सीनियर जो है वकला हैं जो उनके साथ रहे हैं, वो भी इसमें मौजूद हैं। तो ये अब देखना ये है कि ये कितना मोमेंटम बनाते हैं जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं या कुछ इलेक्टेड जो तंजीमें हैं वकला की वो उनके साथ हैं कि मोमेंटम बनाते हैं, क्योंकि अगर वकला का मोमेंटम बना तो मेरा ये ख्याल है कि जुडिशरी के अंदर से भी रेजिस्टेंस तो आएगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट जजेस हैं वो इस तरह जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, जो खत आ रहे हैं ये रेजिस्टेंस ही है बैरिस्टर साहब,
कि बिलावल का हम देख रहे हैं कि वो 3 शहरों में जा चुके हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी के वकला बैठते हैं और वो बड़े उनके आर्गूमेंट जो कि बड़े मैं समझता हूँ हाफ पेक्ड और बड़ी गैर जिम्मेदार, इसलिए कि वो आज फिर रिपीट कर रहे थे कि ये 15% जो केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, इसके लिए 90% जो है ना वो वक्त ज़ाया होता है। हालांकि ये काफ़ी फैसल सिद्दीकी साहब, आप जैसे कई लोग ये लिखे, आज सलाउद्दीन साहब का मैं देख रहा था आर्टिकल भी छपा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि इनको कौन फीड कर रहा है, ये 1% से कम केसेस होते हैं। पर वो अपना एक और उन्होंने नया बीच में डाल दिया कि सूबों के अंदर भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। अब मुझे नहीं समझ आता, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है, सूबा यूनिफाइड सिस्टम है हमारा, तो ये क्या सूबों के पहले ही उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक इंदिया दिया गया है प्रपोजल्स में, तो अब क्या सूबों के अंदर ये कोर्ट, ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये हौच पौच क्या है, जरा समझाएं हम गिरा में। सर पहले तो जो आपने खत वाली बात की ना, उस पर आज हमारी वो एक एडवोकेट है इस्लामाबाद की सिबा फारूक साहबा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं वो लिखेंगे जवाब क्या। तो बात ये है कि खतों की तो पोजीशन जो है ना वो यहाँ पर सारी की सारी समराइज हो जाती है। अब आपने बाकी बात की बिलावल साहब की, बिलावल साहब वाहिद आदमी है जिसके ऊपर हमें बहुत परेशानी होती है, और मैं तो बड़ा अफसरदा होता हूँ क्योंकि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर गलत स्टेटिस्टिक साइट करके ये चीज कह रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों की जरूरत है, दीज शुड बी रिविजिटेड, और पेंडेंसी को गलत साइट करते हैं, तो वो मुनासिब बात नहीं है। अब अगर पाकिस्तान के बेशतर वकला उनको ये चीज बता चुके हैं कि ये साइटेशंस भी गलत हैं, ये स्टेटिस्टिक्स भी गलत हैं और इसका कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही ये स्टेटिस्टिक्स इनको बेहतर करेंगी। और मैं पहले भी इस पर आपकी प्रोग्राम में बात कर चुका हूं कि अगर आपको इतना शौक है इन चीजों का, तो आप इन चीजों के ऊपर एक स्पेशल सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना दें, 3 मेंबर बेंच के, उसे कह जी आपने दिसंबर तक उठना नहीं जब तक पॉलिटिकल केसेस नहीं खत्म होते, मर्जी का बना दें। लेकिन एक आईनी अदालत की हमारा, मैं हमेशा एक दफा मैंने एक आर्टिकल में भी लिखा था कि हम वी आर ऑब्सेस्ड विद स्पेशल कोर्ट्स, एंटी टेररिज्म कोर्ट स्पेशल, स्पेशल बैंकिंग कोर्ट, एंटी टेररिज्म कोर्ट स्पेशल, वी वांट स्पेशल कोर्ट्स। हम अपने जनरल लॉ पे लड़ाई नहीं करते, अब जनरल कोर्ट से भी हम भागी और हम कहते हैं कि नहीं जब हम स्पेशल कोर्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन उस पर जाएंगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि मैं बार बार आपके प्रोग्राम में पहले भी बता चुका हूं कि जिन माशरों में ये अदालतें एग्जिस्ट करती हैं उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर जुडिशरी डिलीवर कर रही है। अमेरिका की आपने खुद एग्जांपल दी थी कि एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट और हर स्टेट के अंदर सुप्रीम कोर्ट है। फेडरल सुप्रीम कोर्ट में 12 केस जाते हैं, बट दे हैव अ सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता था पहले, उससे पहले कोर्ट ऑफ अपील्स तक सारे मामला खत्म होते थे, लेकिन उनका बेसिक थ्रेशोल्ड जो जुडिशरी का है वहां पर डिलीवरी नजर आती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जुडिशरी के पास पता नहीं कितने हजार केस लगा के फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के तो हम चीजों का, कितने कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं? मैं तो चाहता हूँ कल स्टेटिस्टिक्स रखे जाएं, गालिबन 180-190 केस हो गए, इससे ज्यादा केस तो नहीं होगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के टोटल केसेस में 180-90 केसेस का कितना टाइम लगता है? जिसे कहते हैं जवान दिली से काजी साहब 63A का फैसला कर रहे हैं, इसी तरह अगले उनके 25 दिन उनके पास मौजूद है, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को खत्म कर रहे हैं इसी बेंच पर लगा के। मेरा तो ख्याल है 15 दिन का काम है। सो मैं ये बात करता हूँ कि ये गलत रीजनिंग दी जा रही है फॉर द क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट अच्छी चीज है, बट पाकिस्तान अभी उस सिचुएशन पर नहीं पहुंचा जहां पर हम फेडरल कोर्ट क्रिएट करें। अब आपके पास मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, 63A में यू गॉट सीनियर मोस्ट जजेस सिटिंग, लेकिन आपने जाके एड हॉक जज को लगाया, और वो बड़ी अच्छी बात उन्होंने मुनीब साहब ने अपने उस पर लिखी है, नो डाउट ही वाज पार्ट ऑफ द बेंच, बट जब वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर कर जाते हैं तो ही डज नॉट एंजॉय द सेम पोजीशन व्हेन ही बिकम्स द एड हॉक जज। आप उनको उठा के फिर उसके अंदर बीच में लगा रहे हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 5 मेंबरान का बेंच बनाएं, उन्हें कह दीजिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आज बात करेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। यही मसला साकिब, ये जो 3 मेंबर कमेटी है वहाँ भी है कि जो कि परमानेंट जज में और एक एडहॉक जज में एक स्टेटस का थोड़ा सा फ़र्क होता है, और हर जगह ये चीज़ को मलूज़ खातिर रखा जाता है कि वहाँ जो प्यूनी जज हैं, चीफ जस्टिस जिन्होंने बनना है, मंसूर अली शाह साहब आउट हैं, और एक सिलेक्टेड जो है ना अपनी मर्जी का एक जज ला के बीच में बैठा दिया, वो ज़्यादा मुकद्दम हो गया, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है वो निकल गया है। पर मैं एक और चाह रहा हूँ कि आपसे भी, अपने बैरिस्टर साहब से भी, आज मुनीर मलिक साहब ने रेफरेंस दिया इस बात पे कि जनाब नहीं, या उनको रिक्यूज़ मुनीब साहब को करना चाहिए था या उनको बीच में बैठना चाहिए था। ये जज जो है अदालतें में फलूज नहीं हो सकती, और उन्होंने एग्जांपल दी भुट्टो साहब के केस में कि जस्टिस वहीदुद्दीन ने एंड केस के दरमियान में कहा कि मैं बीमार हूँ, ज़रा कुछ अरसे के लिए कार्रवाई ख़त्म की जाए।
तो उनका जी वो अदालत के फैसले में जिक्र है कि मफलूज नहीं रह सकती। तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि ये आयरनी है कि भुट्टो साहब का वो फैसला बदनाम तरीन फैसला है और पीपल्स पार्टी का उस पर क्या स्टांस है। और अभी हाल ही में चीफ जस्टिस साहब ने खुद जो है बड़ा क्रेडिट लिया कि मैंने भुट्टो के फैसले को रिवर्स करवा दिया या जो भी करवा दिया। तो ये उसका सहारा लेना एक क्या इसको कहेंगे आप? साकिब आप पहले बता दें। जी जी जी, नहीं उसका सहारा तो फिर वो बतौर जो है वो इस तरह पेश भी नहीं किया था अदालतों में उस फैसले को या जो भुट्टो साहब के केस में हुआ था। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा जाए तो रिक्यूज़ होते रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा थे, जब मिलिट्री कोर्ट्स के केस में किया गया था तो उन्होंने वो आए थे, बैठे, अपनी बात की और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि हमारा जो है वो रिक्यूज़ल ना समझा जाए। लेकिन उसके बाद जो है वो बेंच दोबारा जो है वो बन गया था और अब की बार भी कुछ उसी तरह ही हुआ है। जस्टिस मुनीब अख्तर भी ये कह रहे हैं कि रिक्यूज़ल ना समझा जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिक्यूज़ल जो है वो समझ लिया जाएगा और इसको आगे बढ़ेगा। वो बात वही है कि एक चीज़ तो वैसे है कि उसको बिल्कुल आप रोक नहीं सकते फॉर जाए किसी सिचुएशन में भी और वो उसको लिंगर ऑन करना चाह रहा हो। वैसे तो केसेस को तारीखें जो है वो लंबी डाल दी जाती हैं, लेकिन इस तरह केस को लिंगर ऑन करना मेरा ख्याल में मुमकिन नहीं है। लेकिन इसमें बड़ा टेक्निकल इशू है, इंटरनल मामलात हैं। जिस तरह केस जो कमेटी जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट की गई जिस ऑर्डिनेंस के तहत हुई, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फुल कोर्ट जो है वो पहले जुडिशल साइड पे देख चुकी थी, तो मल्टीपल चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। उनको मेरा ख्याल में देखा जाना जो है वो पहले था, इसीलिए जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो उस पर फोकस कर रहे हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा था कि इस पर फुल कोर्ट बनाई जाए, तो उस खत को भी इनडायरेक्टली उन्होंने इंडोर्स किया है कि उसके जो आईनी सवालात थे उन सवालात के जवाब तो चीफ जस्टिस ने दिए ही नहीं और वो बाकी जो है वो बातें उन्होंने की हैं। तो उनका मकसद जो है वो मेरे ख्याल में यही है कि वो बेंच में इनएबिलिटी उन्होंने शो की है, रिक्यूजल नहीं उनको समझ रहे, लेकिन उन सवालात के जवाब बैरिस्टर साहब आप क्या इस पे कहेंगे? साथ में ये भी कि नजर आ रहा है कि टाइमिंग को बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है कि जो रिवीजन वाला एक तरीकाकार था कि वहाँ से कुछ अगर वो करवा लिया जाता, कोई जेरीमैंडरिंग कह लें या जो भी है, तो वो लंबा काम है। ये 25 अक्टूबर सर पे आ गई, 63 वाला ही चला जाएगा, जो मर्जी ऑब्जेक्शन कर ले मुनीब साहब या बाकी कोई और लोग। मैं आमिर साहब बेसिकली जनरली तो बड़ा लीगल गुफ्तगू करने का कायल हूँ, बट आपकी इस वक्त सिचुएशन है ना जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसको बेस्ट एक्सप्लेन करती है। हमारी पुरानी पाकिस्तानी फिल्म में फिल्म स्टार नन्ना थे, उनको लड़कियों के कॉलेज के बाहर मार पड़ती है। जब उनको मार पड़ती है तो वो जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर साहब को जाके कहते हैं कि जी मैं डिगया दरख्त हुआ तो इलाज को टला कर दो। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर गिरे हम दरख्त से हैं, लेकिन हम इलाज जो है ना जो फैटी वाला करवाना चाह रहे हैं, तो इसलिए कोई समझ नहीं आ रही कि रिक्यूजल क्या है, चीजें क्या है, कौन सी चीज किधर आ रही है। एंड सिमिलरली अगर आप जाते हैं इस पे 63A के डिसीजन पर, तो 63A के डिसीजन को अगर आप तफसील से एग्जामिन करेंगे तो 63A के डिसीजन के ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर हो भी जाता है उसमें इतने ज्यादा लीगल लकूनाज रह जाएंगे कि वो कल को दोबारा रिविजिट होगा। और मुझे एक और चीज पाकिस्तान में होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप अपने हर प्रोग्राम में सवाल पूछते हैं और आज उस पर मैंने बड़ी तहकीक भी की कि अगर आईनी तरमीम पास हो जाती है तो उसको कहाँ चैलेंज किया जाता है। मैं समझता हूँ कि जो एक क्यूरेटिव रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो भी शायद अब पाकिस्तान में एमिनेट करेगा एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो कि इंडियन जुरिस्डिक्शन में आ चुका है, जहां पर है कि रिव्यू के ऊपर कोई रिव्यू नहीं होता, लेकिन वहां पर एक क्यूरेटिव रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। इसको जरा क्यूरेटिव रिव्यू को बैरिस्टर साहब जरा आम नाज़रीन को भी समझा दे प्लीज, क्या है? जी जी सर, बेसिकली इस वक्त तक कानून ये कहता है कि जब आप एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है तो उसके अगेंस्ट आप रिव्यू में जा सकते हैं और वहां फाइनलिटी हो जाती है। लेकिन इंडियन जुरिस्डिक्शन में ये चीज इन्वेंट की गई थी कि जब अगर सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू में कोई ऐसा फैसला हो जाता है जो फैसला बिल्कुल कानून के मुतसादिम है या उसकी आइन से कोई मुताबिकत नहीं और पार्लियामेंट उसको नहीं छेड़ना चाहती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव रिव्यू में जा सकती है कि एक क्यूरेट कर सकती है अपनी पोजीशन को और उस पोजीशन को बेहतर कर सकती है, ताकि एक क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन जिसको हम कहते हैं, और वो एक जुरिस्डिक्शन उसके ऊपर है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी एक टाइम पर जाने लगी थी, आई थिंक गालिबन काजी साहब के अपने केस में, बट वो क्यूरेटिव रिव्यू को बदयाल साहब ने डिसमिस कर दिया था, उन्होंने एंटरटेन नहीं किया था।
अब मैं आहिस्ता आहिस्ता समझता हूँ कि जिस तरह आइन में पार्लियामेंट जो है वो बहुत ज्यादा आजाद हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और वो अपनी जो नौ उम्री है और जो अपनी सारी सुप्रेमेसी है उसको स्टैब्लिश कर रही, तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी अपने विंग्स फ्लेक्स करे और इस तरफ जाए। अगर ये चीज सेटल ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुझे चीज होती हुई नजर आ रही है, जो कि इंडियन जुरिस्डिक्शन में एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान अब इस वक्त आइडियली फर्टाइल है उसके लिए। लेट्स सी हाउ द सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्ड्स टू दैट। सही जी साकिब, ये तमाम जो कंट्रोवर्सीज जिन आइनी शिक्कों पे रहती है, वो मैंने देखा है कि मुख्तलिफ पार्टीज अपने दौर में अपने मुताबिक उनकी डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, तनाजुर जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बहुत बड़ा तबका था जो सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे डिफरेंट व्यू था, मगर इस तरीके से अगर वो किया जाए उसका मिसयूज़ होता और कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। इस तरह ही 621F के ऊपर भी बहस रहती है, फिर ये 63(1)(a) का भी, कि पहले उस वक्त एक बहुत बड़ा तबका था जो कहता था कि नहीं शायद ओवर रीच कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने, मगर अगर ये लोटे बनवाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा फिर एक वो बिल्कुल डिफरेंट तनाजुर हो जाता है। जी बिल्कुल, ये जो 63A की नज़रसानी है जो 30 सितंबर आज के लिए मुकर्रर थी या कल के लिए भी है, इसको मखसूस सियासी हालात के तनाजुर में देखा जाना ज़रूरी है। और मेरा ये ख्याल है कि ये क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोलेगा, तो इस तरह इन हालात में उसको फिक्स करना भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब हुकूमत वक़्त बार बार कह रही थी कि 63A की वो कदगन हटे, फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुले और उसके बाद जो है वो आइनी तरमीम करें, बल्कि यहाँ तक भी खबरें हैं कि जो हुकूमत है वो बेताब है कि कब सुप्रीम कोर्ट से हमारी जो है नज़रसानी मंजूर हो और उसके बाद वो आइनी तरमीम वाला मामला जो है वो आगे बढ़ाएं। तो ये जो एक मखसूस सियासी हालात हैं उसमें अदालत को कम से कम नहीं पड़ना चाहिए था। अदालत इस केस को बेशक 25 अक्टूबर के बाद तक अर्जेंट कर देती या अप्रैल में कर लिया जाता, दिसंबर में कर लिया जाता। सितंबर 2023 जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा आए हैं तब से लेकर जुलाई तक ये केस फिक्स नहीं हुआ। जुलाई में जब मखसूस नशिस्तों वाले केस आया, 12 जुलाई का ये फैसला आ चुका, तो 18 या 19 जुलाई को जो इजलास था पहली दफा उसको कमेटी के सामने रखा गया। आज जस्टिस मुनीब अख्तर उन्होंने अपने खात्मा भी लिखा है, तो इसका मतलब है कि मखसूस तनाजुर है इस केस के फिक्स होने का। तो कम से कम अदालत को इस तनाजुर से साइड पे रहना चाहिए था या रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप नजरसानी मंजूर करेंगे तो उसमें एक बदनीति का फिर अंसर आ जाता है कि उसको किस तरह जो है इस्तेमाल किया जाएगा और फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता जो है ये लास्टली सितम ज़रीफ़ी कहा जाएगा आयरनी को उर्दू में, कि नवाज शरीफ साहब ने आइनी तरमीम करवाई थी डिफेक्शन को रुकवाने के लिए। अब उन्हीं की पार्टी जो है डिफेक्शन करवाने के लिए करवा रहे हैं, तो हम किधर जाए बैरिस्टर साहब? बिल्कुल आपकी बात सही जी। मैं आपने बिल्कुल डॉट ऑन द पॉइंट क्वेश्चन पूछा है। अगर आप पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री शुरू देखें, जुडिशरी भी, पार्लियामेंट भी, एग्जीक्यूटिव भी, जो चीजें 47-48 के बाद 60 से करता आ रहा है, करते 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 वापस पहुंच के फिर हम वापस वहां जा रहे हैं। हमने सुना जी फ्लोर क्रॉसिंग बहुत बुरी चीज है और उसके ऊपर 63A आया, बट वाज अ वेलकम प्रोविजन। लेकिन मैं एक जमाने में समझता होता था कि हर इंसान के पास अपना इख्तियार होना चाहिए, लेकिन हमारे सिस्टम में फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना था। आज हम समझते हैं कि जी हमने फ्लोर क्रॉसिंग दोबारा शुरू करनी है और रीजंस बेस्ट नोन टू द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट को आप उठा के देख लें कि आती रही इनकी हिस्ट्री ये थी कि मिलिट्री डिक्टेटर्स को उन्होंने खुद लिख के दिया कि आप आइन को इस तरह बदलें, इस तरह बदलें, जो मर्जी करें। एंड आके सुप्रीम कोर्ट आप फिर वापस इन्होंने अपनी साख बनाई और अब रोल बैक करके तो अजीब किस्म के डिसीजन जो दोबारा आना शुरू हो गए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हमने ये आफ्टर एवरी 20-25 साल एक रिफ्रेशर कोर्स करना ही होता है, तो फिर इस जूरिस्प्रूडेंस को डेवलप ही ना किया करें। हमारे जैसे वकला जिन्होंने डेली कोर्ट में पेश होना होता है, हमें तो ये पता ही नहीं लगता जिस स्पीड पर हमारी जूरिस्प्रूडेंस चेंज होकर वापस आती है। सो वी आर इन सर्कल्स, वही हम वापस इन सर्कल्स वापस आ रहे हैं। तो इसका फायदा क्या हो रहा है? जूरिस्प्रूडेंस तो इवॉल्व करनी चाहिए। जजेस मस्ट एक्सपैंड देयर जुरिस्डिक्शन। पूरी दुनिया में किन किन चीजों के ऊपर फैसले हो रहे हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं आइन के ऊपर, और हमारे यहाँ हम अभी तक इस चीज पर बहस कर रहे हैं कि जनाब ये 63A को हमने लाना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, क्या करना है। तो आई डोंट बहस ये कर रहे हैं कि गिरा मैं दरख्त से हूँ, बहस ये कर रहे हैं कि गिरा मैं दरख्त से हूँ, मगर इलाज मुझे कुट वाला चाहिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मोहम्मद अहमद। बिल्कुल, अहमद मनसूदा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू साकिब आपका भी। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे ये बहुत सारा जो तमाशा हमने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि जो सड़कों पर हो रहा है, जो अदालतों के अंदर मामला चल रहे हैं, इस सारे इशूज़ के अंदर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। असल मामला तो गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये ब्रेक से वापस आके हम आपको बताएंगे वो क्या कर रही है। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे हम आपको। ये हमने आपको बताना है कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है, उसकी तरजीहात क्या है, और इन तरजीहात के अंदर जो सफ़े अव्वल की तरजीहात हैं उनके ऊपर इस वक्त बाकायदा काम शुरू हो गया। ये आमिर साहब बताएंगे हमें कि आमिर साहब गवर्नमेंट कितनी संजीदगी दिखा रही है पाकिस्तान के इन इश्यूज के ऊपर। ये जो है लतीफ़ा के शराफिया का पाकिस्तान में फजला भी सोने के भाव बिकता है, तो ये बड़ा ही लतीफ़े के तौर पे पेश किया गया था कि इस मुल्क में क्या होता रहा है और क्या हो रहा है कि गन्ने के फोक से बिजली जो बनाई जाती है उसकी कीमत जो है वो जो दरामदी कोयला साउथ अफ्रीका का जो महंगा तरीन कोयला है वहाँ से चलता है, साउथ अफ्रीका बंदरगाह पे पहुँचता है, जहाज़ चलता है, यहाँ लैंड करता है, कराची से लेके फिर वो पूरे पाकिस्तान तक आता है। तो वो किराए शराए डाल के तो ये जो घर का फोक है जिसमें से निकल चुका हुआ गन्ने का जूस, उसके अब उसका पता चल रहा है कि अदायगियाँ भी जो हैं वो होनी शुरू हो गई हैं। कौन कौन उसमें शामिल है बताते हैं, मगर वो मेरा क्लिप अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें कि वो हमने क्या कहा था इस प्रोग्राम के मुतालिक ज़रा, और कब कहा था वो दिखा सकें अगर। राजा परवेज अख्तर साहब जाने से पहले जो 2013 में इनकी गवर्नमेंट जब गई तो उससे पहले ही उन्होंने इसे अमेंड करके इसको साउथ अफ्रीकन कोल जो उस वक्त $100 का 1 टन था उसकी कैलोरीफिक वैल्यू की बुनियाद पे इन्होंने कहा जी फोक की भी जो है ना आप ये जो गन्ने का फजला है इसकी भी कीमत की असेसमेंट उसकी बुनियाद पे करेंगे, इंडेक्सेशन जो है उसकी बुनियाद पे कर दी। मियां साहब की गवर्नमेंट जब 2013 में आई उन्होंने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि नहीं ये इस तरह से नहीं है, इसको कम से कम बेस प्राइस जो है वो इंडेक्स करें। इंपोर्टेड कोल जो साउथ अफ्रीका से उस वक्त आ रहा था वो पाकिस्तान में कहीं पैदा नहीं होता, उसकी बुनियाद पर ये तय करें। इन्होंने अपनी ही कंपनी जो कि मेजर बेनिफिशियरी है, अपनी ही गवर्नमेंट, वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और नीचे जो है उनके बाकी सारा खानदान जो है डायरेक्टर्स में शामिल है, ये पिछले महीने किया है। ये जुलाई से ऑनवर्ड किया। इतनी स्टोरी करने के बावजूद इंसान सोचता है कि शायद किसी को कहीं ना कहीं कुछ ख्याल आ जाए, शर्म आ जाए, मगर कोई बाज नहीं आता नेपरा के। उसके बावजूद राना अकमल साहब ने, क्योंकि ये स्टोरी लाए थे, इन्होंने डिग की थी, और मालिक साहब इस प्रोग्राम में जब शामिल थे, मुझे याद है मोहम्मद मालिक साहब का कहना था आई एम स्पीचलेस। पता नहीं वो अब क्या सोचते होंगे अकमल साहब। अब लेटेस्ट बताएं कि अब क्या हुआ है। सलमान शहबाज साहब के पावर प्लांट चिन्योट पावर लिमिटेड के समेत 8 के करीब जो पावर प्लांट्स हैं उन्हें 20 अरब रुपए जो है वो ईंधन की कॉस्ट की मद में जो है पे करने का जो है वो हो गया सिलसिला शुरू। इन पहली किस्त में 5 पावर प्लांट्स हैं जिनको 8 अरब रुपए की जो है पहली किस्त जो है वो अदा कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये जिस तरह हमने पुराना क्लिप दिखाया, ये जुलाई में हम लोगों ने ये जब स्टोरी की थी तो उस वक्त बड़ा लतीफ़ा बन गया था। ये सोशल मीडिया पे बहुत जो है लोगों ने डिस्कस किया कि यार ये जो है, क्योंकि ये जो लफ्ज़ फुजला है गन्ने का फोक, बेसिकली इसको फुजला करार सलमान शहबाज साहब ने खुद दिया था कि जी हम तो कैपेसिटी पेमेंट नहीं लेते। बात ये है कि एक लोकल रॉ मटीरियल जिसको जो बाय प्रोडक्ट है बेसिकली उसको सलमान शहबाज साहब और बाय प्रोडक्ट से मुराद ये होती है कि उसका पहले गन्ने का में से जूस निकल चुका है, उसकी चीनी बन चुकी है, वो फोक है, तो उस फोक से जो बिजली बनाते हैं उसके क्या किस रेट पे ये आ रहा है। तो अब आ जाते हैं कि ये कितने कितने पैसे ले गए। पहले मरहले में हुकूमत ने चिन्योट पावर लिमिटेड को 1 अरब 48 करोड़ रुपए अदा किए हैं जी। हमजा शुगर मिल को 1 करोड़ 42 अरब रुपए जो है वो 1 अरब 42 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। अब ये चिन्योट पावर जो है वो सलमान शहबाज साहब की है, शरीफ फैमिली की, ये अपनी मलकियत अदारा जो है उसको 1.5 अरब दिए गए हैं। ठीक है, आपका पैसा पेमेंट डाल लें। लोग हैं वो 2-3 के वो भी नाम दे दें। हाँ जी, बाकी चिनार एनर्जी जो है उसको 84 करोड़ रुपए के करीब अदायगी की गई है। ये जावेद कियानी साहब हैं, ये नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी रहे हैं। हदैबिया के अंदर इनका रोल बड़ा याद है, बड़े अपने ज़माने में ये कंट्रोवर्शियल आदमी थे, करीब तरीन आदमी थे, तो ये इनकी है। और JDW जहांगीर तरीन साहब और मखदूम अहमद महमूद साहब पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो है आजकल जो इकट्ठे आपको नजर आएंगे, तो उसकी शायद एक वजह जो है ये भी हो कि 4.1 अरब रुपया JDW को दिया गया। रहीमियार शुगर मिल को भी जो है 39 करोड़ रुपए के करीब अदायगी की गई है। अब आमिर साहब बात यह है
कि ये 2012 में पहली दफ़ा जब बिगास बेस ये गन्ने के फोक की बुनियाद के कीमत के तयन का फैसला करना था, तो उस वक्त नेपरा ने इसको लोकल जो गैस थी हमारी उसकी बुनियाद पे जो है उसके साथ लिंक किया। फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब आए, मशहूर ज़माना किरदार जो बिजली के हवाले से, राजा साहब ने जो है इसको कर दिया साउथ अफ्रीकन कोल के साथ कनेक्ट। मियाँ साहब की गवर्नमेंट जब 2014 में आई तो पहला काम मियाँ साहब ने जो करवाया वो ये था कि जी कम अज़ कम बेस प्राइस जो है वो $100 जो है वो मुकर्रर कर दी जाए ये गन्ने के फोक की। $100 फी टन मुकर्रर की गई मियाँ नवाज। ये मैं नहीं कह रहा, ये नेपरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, इनको देखा जा सकता है। अब इंटरेस्टिंग इसमें ट्विस्ट जो है वो आमिर साहब आया 20 सितंबर को। 20 सितंबर को सेनेट की तवानाई कमेटी का इजलास था, उसमें मोहसिन अजीज़ साहब जो है उन्होंने सवाल किया नेपरा के चेयरमैन से। एक मुकालमा हुआ, मैं सवालात पढ़ देता हूँ कि नेपरा चेयरमैन ने कहा जी हमारे पास आज भी 2014 से लेके आज तक हम तयन करने का कि गन्ने का ये फोक है इसकी कीमत का जो है वो कोई अंदाज़ा लगाया जा सके, तखमीना लगाया जा सके, वो आज तक कोई मैकेनिज़्म ही नहीं बना सके। तो चेयरमैन साहब ने उस पर कहा कि जी बगास की एक कीमत है, आप कहते हैं बगास की कीमत का तयन ही नहीं कर सकते, ये मार्केट में बिकता है, इससे बोर्ड बनते हैं, पेपर में इस्तेमाल होता है, ये गन्ने का फोक जो है ये नहीं है कि ये हमेशा से ऐसे ही वेस्ट होता था। तो इसकी कीमत पे उन्होंने क्वेश्चन किया कि जी क्यों नहीं, पहले भी तो ये बिकता था, तो इसके रेट के तयन करने में क्या मसला है। और इसको आपने साउथ अफ्रीकन कोल के साथ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सबसे महंगा अगर कोई दरामदी ईंधन पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के लिए रहा तो ये साउथ अफ्रीकन कोल था, जो कि 300 सोने के भाव पे ये ईंधन रहा। और उसके अंदर मैं प्राइस डिफरेंशियल देख रहा था कि एक मनमानी है। सबसे बड़ा तो यहाँ पे सवाल ये था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि आप प्राइम मिनिस्टर जो हैं खुद इस पॉलिसी को जारी करते हैं, नेपरा के एतराज़ात के बावजूद एकदम से दोबारा पैसे की अदायगी शुरू हो जाती है और बेनिफिशरी बेटा। पहले भी ये एक ही खानदान में ये जब हुआ था अप्रूवल दिया गया था उस वक्त भी ये कॉन्फ्लिक्ट था, आज ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि रकम देनी शुरू कर दी है। और मैं ये जो ईंधन का फर्क देख रहा था कि ये जरा बता दीजिएगा कि एक ही चीज है उसके मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ रेट है। ये सवाल किया था आमिर साहब मोहसिन अजीज साहब ने कि कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने $356 फी टन जो है गन्ने का फोक जो है वो बिल किया है और कुछ हैं जिन्होंने $75 फी टन किया है। ये इतना फ़र्क क्यों है? ये मुकालमे में ये एक्चुअली मोहसिन अजीज़ साहब ने सवाल किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है आमिर साहब कि अगर फी यूनिट कॉस्ट निकालें तो आपके थर्कोल से पैदा हुई बिजली जो है, थर्कोल की ईंधन कॉस्ट कम है, ये गन्ने के फोक की कीमत ज्यादा है। आप अगर आज भी आप ये कह रहे हैं चीनी से ज्यादा मुनाफा जो है वो फोक से किया जा रहा है, तो अगर फोक इस भाव बिक रहा है तो आप फिर बाकी मार्केट से भी फोक उठा के जो है फूकना शुरू कर दें और चीनी के पैसे तो छोड़ें जो फोक से ले पैसे कमाया जाए। आमिर साहब बात यह है कि 259 मेगावाट टोटल कैपेसिटी है बगास बेस्ड प्लांट्स की पाकिस्तान में। जो सूरत हाल है इस वक्त अगर देखा जाए कि आपके थर्कोल जो है, थर्कोल के फी यूनिट कीमत ईंधन की वो कम है, ये बगास की ज़्यादा है। हम लोग बहुत थर्कोल को जो है वो कहते हैं कि जी हमारी किस्मत तकदीर बदल देगा पाकिस्तान की, उसके लिए हम कुछ करने को तैयार नहीं है, वहाँ प्लांट लगवाने को तैयार नहीं है क्योंकि चनियोट में ये लगा हुआ प्लांट ये। अच्छा, ये चनियोट पावर लिमिटेड का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं कि 2015 में इन्होंने एक रिक्वेस्ट की नेपरा को कि जी हम डायरेक्ट बिजली बेचना चाहते हैं अपनी सिस्टर कंसर्न 3 कंपनियों और को, 2 को पहले इजाज़त ली थी, 3 की और ले ली। अब बात यह है कि ये जितने IPPs लगाए गए हैं ये तो लगाए गए थे आवाम को बिजली देने के लिए, और क्या है कि वो अपनी फैक्ट्रियों को बिजली की सप्लाई डायरेक्ट देने के लिए, अनइंटरप्टेड सप्लाई देने के लिए इन्होंने दरखास्तें देना शुरू कर दी। इसका मतलब यह है आमिर साहब कि इस प्लांट के हवाले से जो अदायगियां हैं वो आवाम करे,
लेकिन बिजली जो है वो आवाम इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये मैं चिन्योट पावर लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। आईपीपीएस की तफ्तीश नहीं होनी देते, अब ये लेला पोती कर रहे हैं कि 4-5 आईपीपीएस के कान मरोड़ के जो है ना उनसे भी वो करवा के, तो वो तो कह रहे हैं जी इसका ऑडिट नहीं होना। अब ऐसे ही अभी स्टेटस क्या है, यही है आमिर साहब। 5 जिन आईपीपीएस की बात की जा रही है, वजीर साहब उन 5 के नाम तो ले दे, वो नाम भी नहीं लेंगे क्योंकि उन 5 में शायद वो पावर प्लांट भी शामिल हों जिनको जून में इन्होंने आके एक्सटेंशन दी है। उनकी मुद्दत जो थी काम करने की मुआहदे की वो ख़त्म हो चुकी थी। जून 2024 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में एक पावर प्लांट को जो है तौसीह दी गई है, तो ये 5 प्लांट एक्चुअली वही है। बाल मुझे बड़ी उम्मीद है, आज मैंने दोबारा गौर एजाज साहब की स्टेटमेंट देखी है, वो भी इस इशू के ऊपर लाइव हैं, सो अनकरीब उनको लाएंगे और पूछेंगे फिर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच अकमल साहब, आपका शुक्रिया, आमिर साहब थैंक यू। देखने वालों का शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।